हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने वाले हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो MCQ है और क्या लिखा है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से ये आपका पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। क्या लिखा देखिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ 2:7। यहाँ तक का मीनिंग है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज 2:7। इसका मतलब है, रेशियो अगर दिया है इसका मतलब है कि अगर एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कुछ है अगर, और उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो एरिया जिसका कुछ वैल्यू है, और जब उसको आप कैंसिल करते जा रहे हो तो लास्ट में आप बचते हो, मतलब या स्टॉप होते हो 2/7 पे, यहाँ पे आके रुकते हो, तो ये उसका रेशियो 2:7। तो मतलब ये समझिए कि एक्चुअल वैल्यू जो सर्कमफ्रेंस का था, एक्चुअल वैल्यू जो एरिया का था, उसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आप 2/7 तक पहुँचे। तो अब आपको क्लियरली ये बताना है कि फाइंड इट्स एक्चुअल सर्कमफ्रेंस। अब समझिए कि सर्कमफ्रेंस क्या था वो आपको बताना है रियल में। एरिया नहीं पूछा, एरिया भी पूछा जा सकता था। तो सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करना है। तो ये सर्कमफ्रेंस नहीं है, ये उसका रेशियो है, और ये एरिया नहीं है, ये उसका रेशियो है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr और एरिया का फॉर्मूला है πr²। तो अगर आपको सर्कमफ्रेंस चाहिए तो आपके पास r होना चाहिए, क्योंकि 2 और पाई आपको पता है। 2 तो पता है, पाई का वैल्यू आपको पता है, r का वैल्यू अगर आपके पास है तो आपको सर्कमफ्रेंस मिलेगा। तो अब r का वैल्यू आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? तो अगर ये यहाँ पे लिखा है कि सर्कमफ्रेंस का और एरिया का रेशियो अगर 2/7 है तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए, इक्वल का साइन सेम लिखो, 2/7 भी आप सेम लिखो। सर्कमफ्रेंस के जगह पे आप ये लिख दो 2πr, और एरिया की जगह पे आप लिख दो πr²। πr² मतलब πr इंटू आर। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, 2 बार रेडियस है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको r चाहिए तो यहाँ पे एक r कैंसिल हो रहा है, पाई भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है? यहाँ पे बच रहा है 2/r विच इज़ इक्वल टू 2/7। इसको उल्टा कर दिए, 2/r है तो इसको r/2 करिए, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो। ये 2/7 है, ये बन जाएगा 7/2। फिर 2 को आप यहाँ पे भेजिए तो r विच इज़ इक्वल टू 7/2। ये 2 वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, r का वैल्यू आपको मिलता है 7। तो देखिए r का वैल्यू आपको 7 मिल गया। अब अगर आप सर्कमफ्रेंस निकालते हो 2πr, तो 2 को आप 2 लिखिए, पाई को आप लिखिए 22/7, और r के प्लेस पे अब लिख दीजिए जो आपको 7 मिला है। कैंसिल करिए, 7 और 7 कैंसिल हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और आपको देखना है, चलिए एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपका आंसर पाई के फॉर्म में दिया है तो हम पाई का वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देख रहे हो तो हर जगह पे पाई लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, पाई को पाई ही लिखेंगे, और r के प्लेस पे लिख देंगे 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 14 हो रहा है, और ये पाई, तो सर्कमफ्रेंस आपको मिला 14 पाई, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने समझा किस तरह आपको मिला सर्कमफ्रेंस। आपको सिर्फ रेडियस चाहिए था, और रेडियस आपने इसके फॉर्मूले के हेल्प से आपने रेडियस फाइंड किया। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोला कि इफ़ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज़ 160 डिग्री। एक सर्कल के आर्क का जो मेजर है वो 160 डिग्री है, एंड इट्स लेंथ इज़ 44 सेंटीमीटर। उसी आर्क का जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फिर से आपको सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला फिर से आप याद रखिए, याद है आपको 2πr। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास 2πr है, जिसके अंदर फिर से आपको रेडियस चाहिए अगर आपको क्लियरली फटाफट या जल्दी से सर्कमफ्रेंस निकालना है। पर यहाँ पे रेडियस के जगह पे तो कुछ और ही दे दिया ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे 160 जो दिया है वो थीटा है, क्योंकि मेजर ऑफ एन आर का जो वैल्यू रहेगा वही उसके सेंट्रल एंगल का रहेगा, और 44 जो दिया है वो लेंथ ऑफ आर्क दिया, मतलब एल दिया आपको, एल का वैल्यू दिया है और आपको थीटा का वैल्यू दिया है। तो ये क्यों दे दिया स्टूडेंट्स? अगर आपसे सर्कमफ्रेंस पूछा है तो एल और थीटा को लेके अगर आप लेंथ ऑफ एन आर्क का एक फॉर्मूला देखते हो, लेंथ ऑफ एन आर्क का, तो वो है θ/360 इंटू 2πr। तो देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेंथ आपको दिया है, लेकिन आपने लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला लिखा θ/360, उसमें थीटा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीटा का वैल्यू आपके पास 160 है, मतलब आप यहाँ पे 160 लिख सकते हो। लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका वैल्यू आपके पास 44 है, तो इक्वल के ये साइड आप 44 लिख सकते हो। यहाँ पे 160 लिखा है, यहाँ पे 360 इंटू 2 इंटू, हाँ देखिए, अब यहाँ तक अगर आप वैल्यू लिखने के बाद ये चीज़ जो देखते हो 2πr, तो ये भी वही है 2πr, और ये 2πr क्या है? सर्कमफ्रेंस।
मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ इतने का वैल्यू सॉल्व करते हो, तो जो वैल्यू मिलेगा वो 2πr का वैल्यू मिलेगा, और 2πr का वैल्यू मिला मतलब आपको सर्कमफ्रेंस मिल गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आप सर्कमफ्रेंस कैसा निकालोगे। तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे और लेंथ ऑफ एन आर्क के जगह पे आप लिखोगे 44। तो 44 विच इज़ इक्वल टू थीटा के प्लेस पे आप लिख दोगे 160 अपॉन 360 इंटू 2πr। फिर देखिए 0 कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद 4 के टेबल में जा रहा है, 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा 36। फिर ये 9 को वहाँ पे भेजिए, तो यहाँ पे 44 है, ये 9 डिवाइड हुआ है इससे, यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि इसको रख रहे हो आप, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2πr बचा है स्टूडेंट्स, वो 2πr के जगह पे आप लिख सकते हो सर्कमफ्रेंस, क्योंकि 2πr सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। तो राइट साइड में अब आ गया 2πr के प्लेस पे c, और c अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको c का वैल्यू मिलेगा, और c ही आपसे पूछा फाइंड द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे 4 के टेबल में जा रहा है, 4 1 ज़ा 4, 11 ज़ा 44, 11 9 ज़ा 99। तो c आपको मिलता है 99 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये उसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको रेडी रहना है। ये सब आपको तब समझेगा जब आपके ज़बान पे फॉर्मूला रहेगा, और फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। फॉर्मूला एकदम परफेक्ट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मेहनत पहले फॉर्मूले के लिए आप करिए, उसके बाद ही आप सम्स को सॉल्व करिए। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। फिर से थीटा आपके पास है एंड इट्स रेडियस इज 7, आर आपके पास है, थीटा और आर आपके पास है, आपको पेरीमीटर पूछा है सेक्टर का। तो देखिए अभी ये है सेक्टर, अब इसका अगर पेरीमीटर की बात करोगे आप, तो पेरीमीटर मतलब ये लेंथ दोनों प्लस ये, मतलब ये जो आपको वाइड बाउंड्री दिख रहा है इसका मेजर आपको बताना है, जिसमें से ये जो बाउंड्री रहता है ये एक रेडियस होता है, क्योंकि अगर आप सेक्टर देखोगे ये तो रेडियस रहेगा ना, अगर सेक्टर अगर आप ऐसा बना रहे हो तो ये रेडियस रहेगा, तो ये रेडियस है तो आपको रेडियस चाहिए, ये भी रेडियस है तो आपको और एक रेडियस चाहिए, और एक रेडियस मतलब दोनों रेडियस सेम रहेगा, आपको रेडियस चाहिए 2 बार। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, मतलब आपको एल चाहिए। मतलब आपको अगर पेरीमीटर चाहिए तो आपको आर प्लस आर, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, आर प्लस एल चाहिए आपको। तो अब आपके पास आर है क्योंकि रेडियस आपको बोला 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हो, यहाँ पे 7 लिख सकते हो, ये दोनों के प्लेस पे आप 7 + 7 लिख सकते हो। लेकिन जब तक आपको एल नहीं मिलेगा एल, तब तक आप क्या कर सकते हो, पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो एल, अब ये थीटा देने का यही मतलब है कि लेंथ ऑफ एन आर्क का जो ये वाला फॉर्मूला है ये आपको काम देगा। ये क्या लिखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो थीटा के प्लेस पे चलिए इसको मैं हटा के पहले इसको सॉल्व करके आपको एल निकाल के बताता हूँ, फिर इसको लिखेंगे, या यहीं पे कोशिश कर लेते हैं। आपको एल चाहिए तो एल विच इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा 90 है तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई रहेगा 22 अपॉन 7, और इंटू आर आपके पास है 7। तो देखिए 7 और 7 कैंसिल हो रहा है, 0 और 0 कैंसिल हो रहा है, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सब कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। इतना इजीली आया, आपको 11 मिला है एल, लेंथ ऑफ आर्क आपको 11 मिला, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इसके प्लेस पे 11 आ जाएगा। अगर 11 आ रहा है तो 7 + 7 14, 14 + 11 आपको करना है, जो आ जाएगा आपको 25। तो यहाँ पे मिलता है 25। तो इसका पूरा पेरीमीटर जो है वो आपको मिलता है 25 सेंटीमीटर, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ये सब आप समझिए आपको पेरीमीटर कैसा फाइंड आउट करने का, और ऐसा एक सम्स ऑलरेडी एक्सरसाइज में भी था स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो कोन के बारे में ये सम्स है, तो आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये कोन है और आपको इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो राउंड पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा राउंड पार्ट कर्व सरफेस एरिया होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको 7 दिया, इस कोन का जो रेडियस है, ये रेडियस मतलब यहाँ पे कोई भी रेडियस समझिए, ये आपको दिया 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको दे दिया है। एंड हाइट इज 24, और इसका जो हाइट रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपको दे दिया है 24।
तो हाइट आपके पास है और रेडियस आपके पास है और आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल है स्टूडेंट्स। तो आर आपके पास यहाँ पे है, लेकिन एल जो है, जो आप स्लैंट हाइट बोलते हो, स्लैंट हाइट उसको बोला जाता है। ये जो हाइट दिया ये स्लैंट हाइट नहीं। यहाँ पे अगर स्लैंट हाइट लिखा होता था तो ये एल होता था, और अगर स्लैंट हाइट नहीं लिखा है तो अगर सिर्फ हाइट लिखा है तो वो परपेंडिकुलर हाइट होता है, एच होता है। तो एच का वैल्यू आपके पास 24 है। तो एच तो इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, जो कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा था उस फॉर्मूले में। तो आपको एच फाइंड आउट करना है, मतलब अगर एच आपके पास दिया है, आपको एल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए एल और आर और एच, एच आर और एल, इन तीनों को मिला के कोण के लिए एक फॉर्मूला और था पाइथागोरस वाला, जो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में आप यहाँ पे बनाते हो स्टूडेंट्स। तो इसमें ये वाला जो है वो स्लैंट हाइट है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर हाइट है, और ये जो है वो रेडियस है। इन तीनों को मिला के ये फॉर्मूला बन रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए बात तो एक ही है कि आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए और आपको पाई आर एल फॉर्मूला यूज़ करना है फाइनली, जिसमें से पाई का टेंशन आपको नहीं है, रेडियस का भी टेंशन नहीं, क्योंकि रेडियस भी है आपके पास। एल आपको फाइंड आउट करना है, तो एल आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करिए, क्योंकि एल को फाइंड आउट करने के लिए आपको आर और एच चाहिए। तो आर भी है आपके पास और एच भी आपके पास है। तो ये फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो विच इज़ इक्वल टू आर है, आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, फिर प्लस एच स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 576 मिल जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे आप तो आपको मिलता है 625। तो एल स्क्वायर अगर 625 है तो आप जानते हो एल का वैल्यू आपको मिलेगा 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर 25 है। तो अब देखिए आपके पास एल है, आपके पास आर है, आपके पास पाई है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई के प्लेस पे लिख देते हैं 22/7, फिर आर के प्लेस पे आप लिखिए 7, और एल के प्लेस पे जो आपको मिला है 25 वो लिखिए। 7 और 7 कैंसिल हो रहा है, आपको 22 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल रहा है 550, जिसका आपको आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 5th क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। इस बार सिलेंडर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये सब आपको याद रखना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले से बाय हार्ट करके रखिए। सभी फॉर्मूला को किस तरह इजीली बाय हार्ट करते हैं इसका ट्रिक है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, मैंने बनाया है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सिलेंडर है आपके पास और इसका जो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो राउंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो बाजू बाजू में घूमा है, ये राउंड पार्ट का जो एरिया है वो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार आपको कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया है। आगे क्या बोला कि एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास रेडियस है और आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वैल्यू फाइंड इट्स हाइट। तो आपको क्या करना है, इसका हाइट फाइंड आउट करना है। पूरा का पूरा जो परपेंडिकुलर हाइट रहेगा h, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया दिया है और हाइट पूछा है, तो जो दिया है वैल्यू कर्व सरफेस एरिया का वही फॉर्मूला आप लिखोगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए होता तो आपको रेडियस और हाइट चाहिए। तो और अगर कर्व सरफेस एरिया दिया है और रेडियस भी दिया है और हाइट आपसे पूछा है तो यही फॉर्मूला आएगा, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया के प्लेस पे आप 440 लिखिए, क्योंकि ये दिया आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं 440 और फिर विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 2। यहाँ पे पाई का वैल्यू आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि जो भी आंसर आप देख रहे हो ना सब पाई के फॉर्म में दिया है। तो पाई के वैल्यू को मत लिखिए, पाई को पाई ही लिखिए। फिर इंटू आर लिखा है, आर आपके पास 5 है तो इंटू 5 लिखिए, और इंटू एच लिखा है, एच आपसे पूछा है तो आप लिखिए एच। अब आपको क्या करना है, एच अगर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को सबको यहाँ पे भेज दीजिए। तो यहाँ पे 440 ऑलरेडी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और एच के साथ भी इधर आएंगे तो आपस में मल्टीप्लिकेशन रहेंगे, लेकिन 440 के साथ ये डिवाइडेड रहेंगे, मतलब 2π × 5। देखिए 5 2 10 कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 10π लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 10π विच इज़ इक्वल टू h, क्योंकि 5 2 10 होता 10π, और वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक 0 कैंसिल हो रहा है, 44 ऊपर बच रहा है और नीचे एक पाई बच रहा है और यहाँ पे h बच रहा है, और इसका मतलब वही हो गया कि h का वैल्यू आपको मिल गया 44/π, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और कहीं पे भी नहीं है। तो ये उसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, 44/π। चलिए 5th क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद वाला 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ए कोन वॉज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए सिलेंडर। मतलब एक कोन है, अब जिस भी मैटर का बना है
इसको मेल्ट कर दिया गया है, इसको पिघला दिया गया, एक जैसा लिक्विड बन गया, और उसके बाद इसी को कास्ट करके किसी चीज़ में रख के इसको एक सिलेंडर का शेप दे दिया स्टूडेंट्स, इसी को सिलेंडर बना दिया। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में ऐसा समझिए, आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि जितना पार्टिकल से कोन बना था वो उतना पूरा का पूरा पार्टिकल अब कन्वर्ट होकर सिलेंडर बन गया है। मतलब इन दोनों में एक चीज़ सेम है, वो है वॉल्यूम। याद रखिए कि दोनों का वॉल्यूम सेम है स्टूडेंट्स। कैसे सेम? क्योंकि जितना कोन था उतने ही कोन से बना है सिलेंडर, तो कोई भी पार्टिकल एक्स्ट्रा इधर उधर गया नहीं है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। ये चीज़ आपको एक अच्छे से याद रखना है इतने स्टेटमेंट से कि कोन वॉज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए सिलेंडर। तो इसका ये मतलब है कि उसी पूरे कोन के पार्टिकल से, मटेरियल से, मैटर से आपको सिलेंडर बना दिया है। तो सिलेंडर का और कोन का दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ और बोला कि ऑफ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इसका मतलब है कि इसका जो भी रेडियस था पहले, सेम रेडियस रखा है किसका? सिलेंडर का। मतलब दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, ऐसा बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम मेंटेन करके रखा है। जब कोन को सिलेंडर बनाया गया तो एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि उसका जो रेडियस है वो ना बदले। तो रेडियस दोनों का सेम है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ये भी आर है तो ये भी आर है, इसको R1 और इसको R2 नहीं समझेंगे हम, दोनों के रेडियस को आर ही समझेंगे क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू में सेम है। फिर आपसे अब क्या बोला कि इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब इन दोनों में से सिलेंडर का जो हाइट है वो अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 है सिलेंडर का हाइट, तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो आपको कोन का हाइट पूछा है स्टूडेंट्स, बस इतना आपको समझना है। तो देखिए, एक कोन को जब एक सिलेंडर बना दिया गया तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने एक चीज़ और सेम रखा है, वो रेडियस। तो आप यहाँ पे R1 और R2 नहीं करोगे, दोनों को RR रखोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे H1 और H2 कर सकते हो, किसी को H1 किसी को H2। जैसे अगर हम इसके हाइट को H1 अज्यूम करते हैं और इसके हाइट को H2, या इसके हाइट को H1 अज्यूम करते हैं सिलेंडर का, चलिए कुछ भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसको H1 इसको H2 समझा, तो इसको R1 और इसको R2 नहीं समझेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम रखा है, सेम रेडियस बोला है, तो ये R और ये भी R रहेगा। तो चलिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये समझा है कि आपको कोन का हाइट फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का हाइट आपके पास है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। इतने इन्फॉर्मेशन से हम देखेंगे कि कोन का हाइट आपको कैसे मिलेगा। तो फॉर्मूले के लिए अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है πr² और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²। तो ये दोनों का वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब दोनों का वॉल्यूम सेम है और आपको हाइट पूछा है कोन का हाइट h। तो आपके पास रेडियस, देखिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको अगर हाइट फाइंड आउट करना है तो आपके पास रेडियस होना चाहिए, पाई और 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन होना चाहिए जो आपको नहीं दिया है। ये हाइट दिया है आपको, सिलेंडर का हाइट 5। तो इसका अगर हाइट दिया तो क्या इसका रेडियस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, इसका हाइट दिया है तो ये भी देना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 में से 2 का वैल्यू होना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ है कि जो इसका ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है, पाइथागोरस वाला, उसका फॉर्मूला L² विच इज़ इक्वल टू R² प्लस H² कोन का, और कोन का ही हाइट आपको पूछा है। तो कोन का अगर हाइट आपको इस फॉर्मूले से निकालना है तो आपको रेडियस चाहिए और आपको स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे, और रेडियस का भी पता नहीं, रेडियस सिर्फ सेम है ये बोला है। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आपको क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक के वॉल्यूम, एक को मेल्ट किया और एक से दूसरा बनाया, तो दोनों का जब वॉल्यूम सेम रहता है तो आपको दोनों के वॉल्यूम को सेम लिखना है। जैसा देखिए, वॉल्यूम ऑफ सपोज करिए कोन, ये इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा समझिए। तो कोन का फॉर्मूला क्या है? कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr² H1 लिख दिया, इसके हाइट को H1 लिखा, इसके रेडियस को R1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रेडियस सेम है। फिर विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² H लिख दिया, या H2 लिख दीजिए, H1 और H2 लिख दीजिए। R को यहाँ पे भी चेंज नहीं किया, आप समझ रहे हो, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको हाइट ऑफ द कोन मिल सकता है, जो ये है H1। आपको H1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम का कोन का फॉर्मूला है, तो कोन का हाइट है, और ये जो हाइट है ये सिलेंडर का हाइट है। अब एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये पाई और ये पाई को जब वहाँ पे भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा मतलब π/π कैंसिल हो जाएगा। तो पाई और पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। R² वहाँ पे जाएगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो R² कैंसिल होगा, मतलब R² भी कैंसिल हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? 1/3 H1
इंटू H1 विच इज़ इक्वल टू H2। और H2 क्या है स्टूडेंट्स? H2 है सिलेंडर का हाइट, और वो आपको दिया है, देखिए द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 5, तो इसके प्लेस पे आप 5 लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दिया 5। अब अगर H1 की बात करें तो H1 कोन का हाइट है, और आपसे बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो H1 को रखना है तो ये 3 को आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो H1 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5 है, ये 3 यहाँ पे आया तो इंटू 3 हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15, मतलब H1 आपको मिलता है 15 सेंटीमीटर, मतलब कोन का जो हाइट है वो आपको मिलेगा 15। तो 15 आप देख रहे हो तो यहाँ पे दिया फर्स्ट ऑप्शन, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो चलिए 6 क्वेश्चन फिनिश हुआ, 2 क्वेश्चन और बाकी है वो देख लेते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और आपको बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। क्यूब का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्यूब का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका जो साइड है वो 0.01 है। अब ये जो आप एक्चुअल देख रहे हो ये तो बहुत बड़ा साइड है, लेकिन इसका एक्चुअल साइड कितना, बहुत छोटा है, 0.01 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड का क्यूब, कोई जो भी साइड आपको दिया है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, आपको वॉल्यूम मिलेगा। मतलब आपको 0.01 जो लेंथ मतलब साइड दिया है, एल दिया है लेंथ, उसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अगर ये टेंशन है तो कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स। 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, फिर 0 से कितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह पे 0 ही आगे चला जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 1 2 3, देखिए डेसिमल पॉइंट को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, तो आपको टोटल 6 के बाद डेसिमल प्लेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने सब एक्स्ट्रा 0 लिया था, तो 0.000001 ये सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगा उसका वॉल्यूम। वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.000001, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब, क्योंकि सब 0 था इसके लिए 0 लिख सकते हो, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है फर्स्ट क्वेश्चन का, और वो भी सेम है, क्यूब को लेके है। क्या बोला कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। पहले वॉल्यूम पूछा था और साइड दिया था, अब आपसे साइड पूछा है, वॉल्यूम दिया है, और वही कोन के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स। तो कोन का फॉर्मूला अभी भी आपको वही यूज़ करना है, आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू एल क्यूब। तो इस बार फाइंड द साइड बोला है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर एल क्यूब है, साइड का क्यूब है, तो वॉल्यूम के प्लेस पे आप लिखोगे 1 और एल क्यूब की जगह पे एल क्यूब रहेगा। तो एल क्यूब अगर 1 है तो एल क्या रहेगा स्टूडेंट्स? एल रहेगा क्यूब रूट ऑफ 1। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और वो तीनों नंबर सेम होना चाहिए, तो वो 1 ही है स्टूडेंट्स। तीनों सेम भी रहना चाहिए और 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए, तो वो 1 है। इसका मतलब एल का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, और वो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 सेंटीमीटर। तो क्या बोलते हैं, उसका आंसर 1 है? तो नहीं स्टूडेंट्स, इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ आप भी नहीं समझ पाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह फास्ट में अगर आप करोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब है, और आपका जितना आंसर है सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसी फटाफट आपको सॉल्व नहीं करना है। तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। चलिए इस हटा दे रहा हूँ ये, और फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको वॉल्यूम दिया है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब, और आपका जितना भी आंसर है सब सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब है कि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, या तो ये मीटर में चेंज होना चाहिए या तो ये सेंटीमीटर में चेंज होना चाहिए। इसको आप नहीं करो क्योंकि आपके पास जो आंसर ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये आप चेंज कर सकते हो। 1 मीटर क्यूब का मीनिंग क्या होता है? 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो। तो अब इसका मीनिंग हो गया कि 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। मतलब वॉल्यूम जो दिया है आपको दिया है 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम एक्चुअल में सेंटीमीटर में। तो अब अगर आपको एल चाहिए तो अब ये फॉर्मूला रहेगा, मतलब v इक्वल्स टू, अगर एल क्यूब है तो v के प्लेस पे अब आएगा 1 और 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 विच इज इक्वल टू एल क्यूब। तो एल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लाना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और आपको ये वैल्यू देगा, और वो तीनों नंबर सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग है अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं।
तो 100 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों जगह पे सेम लिख रहे हो, देखो 100 100 100, और इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 और 6 टाइम्स 0, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 100। तो L आपको मिलता है 100 सेंटीमीटर, और अब आपको दिखेगा वो यहाँ पे। तो ये जो अभी इसके पहले हमने घाई किया था वो आपको याद रखना है एग्जाम्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।